मैं अजय सर आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष फिर से एक नया सीरीज लेकर के उपस्थित हूँ। तो जो भी विद्यार्थी जो है वह 10वीं क्लास की एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जिनका एग्ज़ाम 2026 में है, तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो समर्पित है। तो आज हम लोग इस सीरीज में पढ़ेंगे। अभी आपको पता होना चाहिए कि अभी अर्धवार्षिक परीक्षा जो है सितंबर महीने में हुई थी, उसमें जो है साइंस विषय का भी एग्ज़ाम हुआ था। तो उन्हीं से संबंधित जो है जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न आए हैं उस एग्ज़ाम में, उसी प्रश्न का हल लेकर के मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। तो जो भी बच्चे जो हैं, जो भी विद्यार्थी जो हैं, जो भी मित्र जो हैं वह 10वीं क्लास के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और जिनका एग्ज़ाम 2026 में है, तो ज़रूर इस पूरे वीडियो को बिना स्किप किए देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो से जो है आपके एग्ज़ाम में जो फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है उसमें बहुत सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्नों की सीरीज की ओर। तो आज का सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का सबसे पहला प्रश्न है, साइंस की प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझेंगे इस प्रश्न को। प्रश्न क्या कर रहा है? प्रश्न कर रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ए में है वास्तविक, बी में है काल्पनिक तथा सीधा, सी में है वास्तविक तथा सीधा और डी में है काल्पनिक तथा उल्टा। याद रखिएगा, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन, काल्पनिक तथा सीधा होता है। तो बढ़ते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का दूसरा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का दूसरा नंबर प्रश्न है, तो आज का दूसरा नंबर प्रश्न है कि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से होकर गुजरती है। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न ध्यान से समझ लेंगे। प्रश्न है कि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से होकर गुजरती है। ए में है ध्रुव से, बी में है वक्रता केंद्र से, सी में है फोकस और डी में है मुख्य अक्ष से। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन, फोकस से। तो बढ़ते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का तीसरा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का तीसरा नंबर प्रश्न है, ध्यान से समझेंगे, ध्यान से देखेंगे। प्रश्न है तीसरा नंबर कि निम्नलिखित में से किसे आपतन कोण, प्रश्न को समझेंगे। प्रश्न है तीसरा नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। लगभग बताना है कि इनमें से किस में जो है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ए में है अपवर्तन में, बी में है नियमित परावर्तन में, सी में है प्रकीर्णन में और डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन, नियमित परावर्तन में। नियमित परावर्तन में जो है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। तो बढ़ते हैं चौथे नंबर प्रश्न की ओर। तो चौथा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का चौथा नंबर प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे। चौथा नंबर प्रश्न है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। इसके 4 ऑप्शन दिया गया है। ए में है धनात्मक, बी में है ऋणात्मक, सी में है शून्य और डी में है अनंत। तो इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन, सॉरी, इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन, ऋणात्मक होता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो है ऋणात्मक होती है। तो बढ़ते हैं 5वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 5वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। 5वां नंबर प्रश्न है कि सौर कुकर में कौन सा, आपको बताना है कि सौर कुकर में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है। ए में है उत्तल दर्पण, बी में है समतल दर्पण, सी में है अवतल दर्पण और डी में है बेलनाकार दर्पण। तो इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन, अवतल दर्पण। तो आशा करते हैं कि आपको ये सभी प्रश्न समझ में आ रहे हैं। अगर आपको लगता है कि ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है, तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं 6ठे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 6ठा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। 6ठा नंबर प्रश्न है, उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाली प्रतिबिंब हमेशा होती है। आपको बताना है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। ए में है वास्तविक और उल्टी, बी में है वास्तविक और सीधी, सी में है आभासी और सीधी और डी में है वर्धित और उल्टी। तो इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन, आभासी और सीधी। याद रखिएगा, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा जो है आभासी और सीधा बनता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर इसको भी लगा लीजिएगा अपने एग्जाम के लिए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर तथा 7वें नंबर प्रश्न की ओर। तो 7वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 7वां नंबर क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर हो तब प्रतिबिंब बनती है। ए में है फोकस पर, बी में है वक्रता केंद्र पर, सी में है 2F पर और डी में है अनंत पर। तो इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन,
फोकस पर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न फिर से पढ़ देते हैं। प्रश्न है कि अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब बनती है, मतलब कहाँ बनती है? तो इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन, फोकस पर बनती है। तो बढ़ते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 8वां नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 8वां नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। प्रश्न है कि वक्रता त्रिज्या बराबर होती है, मतलब आर बराबर किसके बराबर होती है? तो आपको पता होना चाहिए कि आर बराबर क्या होता है? 2f होता है। मतलब वक्रता त्रिज्या किसके बराबर होती है? तो याद रखिएगा इस ऑप्शन में ए नंबर ऑप्शन है, यानी 2f के बराबर होती है, क्योंकि वक्रता त्रिज्या जो है फोकस दूरी की दुगुनी होती है। तो आशा करते हैं कि आपको जो है यह बातें समझ में आ गई, और इस सूत्र को भी याद रख लीजिएगा कि आर बराबर क्या होता है? 2f होता है। और यह सिद्ध करने के लिए भी आपके एग्जाम में आता है। तो हम आर बराबर 2f जो है क्वेश्चन जो है सिद्ध कर दिए हैं। आप जो है मेरे चैनल का प्लेलिस्ट में जा करके साइंस का जो है क्लास 10th का फिजिक्स जो है उसका प्लेलिस्ट में जा करके आप देख सकते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और VBI क्वेश्चन है, यह आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है। तो बढ़ते हैं 9वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 9 नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 9 नंबर प्रश्न है, ध्यान से समझेंगे, ध्यान से देखेंगे। 9 नंबर प्रश्न है कि जब प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो वह, अब 4 ऑप्शन दिया गया है। ए में है अभिलंब की दूर मुड़ता है, बी में नहीं मुड़ता है, सी में है अभिलंब की ओर मुड़ता है, और डी में प्रवर्तित होता है। क्वेश्चन क्या है? प्रश्न फिर से पढ़ते हैं। प्रश्न है कि जब प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो वह, ए में है अभिलंब से दूर मुड़ता है, बी में है नहीं मुड़ता है, सी में है अभिलंब की ओर मुड़ता है, और डी में परिवर्तित होता है, मतलब परावर्तित होता है। तो इसका आंसर 9 का आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन, अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। आप लोग पढ़े होंगे प्रश्न संख्या 9 में कि जो प्रकाश का अपवर्तन का आप नियम पढ़े होंगे कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर बहती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, और जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर भाग जाती है। तो इस तरह की घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो सेम उसी क्वेश्चन पे, उसी आंसर पे जो अभी हमने जो बताया उसी पर आधारित जो है यह क्वेश्चन है कि जब प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो वह मुड़ता है, मतलब कहाँ मुड़ रहा है? तो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई है। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन। चलिए तो बढ़ते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन की ओर। तो आज का 10वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो 10वां नंबर क्वेश्चन है कि दर्पण सूत्र है। आप पढ़े होंगे कि दर्पण सूत्र क्या होता है। तो आपको बताया गया होगा दर्पण सूत्र में कि 1/v + 1/u = 1/f। तो यह कहाँ मिल रहा है? देखिए ये अपोजिट कर दिया है। ए नंबर ऑप्शन देखिए 1/f = 1/v + 1/u, यही क्या है? दर्पण सूत्र है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया है दर्पण सूत्र क्या है। तो 1/v + 1/u = 1/f। आपका ऑप्शन ए नंबर ऑप्शन आ रहा है, यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ रही है। अगर आपको लगता है कि सही प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी, तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आप अपने एग्जाम की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं और इस तरह के क्वेश्चन बैंक अगर आपको चाहिए तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर हमें जो है लगभग 5 या 6 साल का क्वेश्चन बैंक चाहिए हम लोग को, उसको पढ़ाइए वेस्ट न्यूज़ पर्सन, चाहे लॉन्ग क्वेश्चन। तो मैं ज़रूर आपके समक्ष ये वीडियो लेकर के उपस्थित आऊँगा आपके समक्ष, ठीक है। लेकिन आपको जो है इस पूरे वीडियो को बिना स्किप किए देखने का प्रयास करना है, और आप जो है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं 11वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 11वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। 11वां नंबर प्रश्न है कि प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। आपको पता नहीं कि प्रकाश का वेग सर्वाधिक कहाँ होता है? ए में है जल में, बी में है कांच में, सी में है निर्वात में, और डी में है वायु में। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन, निर्वात में जो है प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आपको पता होना चाहिए कि निर्वात में प्रकाश का वेग जो है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो इस बात को भी याद रखिएगा, है ना। निर्वात में प्रकाश वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई है, यानी ये जो है सी नंबर ऑप्शन होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 13वें नंबर क्वेश्चन की, 12वें नंबर क्वेश्चन की ओर। तो आज का 12वां नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ये रहा। आपका 12वां नंबर क्वेश्चन है अपवर्तनांक। ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन करा है कि अपवर्तनांक की इकाई होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपवर्तनांक की इकाई होती है, ए में है मीटर प्रति सेकंड, बी में है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, डी में है डायप्टर, और डी में है कोई इकाई नहीं है। याद रखिएगा, ये बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दिया गया है। याद रखना है कि अपवर्तनांक की इकाई नहीं होती है। इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन, इकाई, कोई इकाई नहीं है। याद रखिएगा ना, रखना है आपको कि अपवर्तनांक की कोई इकाई नहीं होती है। तो इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर, तथा 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो आज का 13 नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 13 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश का अपवर्तन
किस नियम का पालन करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश का अपवर्तन किस नियम का पालन करता है? ए में है न्यूटन का नियम, बी में है बायल का नियम, सी में है स्नेल का नियम और डी में है ओम का नियम। तो इसका आंसर होगा 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा स्नेल का नियम। याद रखना है, प्रकाश के अपवर्तन किस नियम का पालन करता है? तो स्नेल के नियम का पालन करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। आपको पता होना चाहिए कि प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, है ना। तो दोनों नियम में एक स्नेल का नियम ही होता है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा, है ना। तो आप लोग पढ़े होंगे कि प्रकाश के किसी विशेष कोण के लिए जो है, स्नेल का नियम पढ़े होंगे आप लोग कि प्रकाश के किसी विशेष कोण के लिए जो है आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है, अर्थात साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू होता है। ये जो है स्नेल का नियम है और यह जो है प्रकाश का अपवर्तन का दूसरा नियम भी है। तो ज़रूर आप इस बात को ध्यान रखिएगा, या आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्रकाश का अपवर्तन किस नियम का पालन करता है? तो स्नेल का नियम का पालन करता है। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर, अर्थात 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 14 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझ लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है दूरदृष्टि दोष का ठीक किया जाता है। दूरदृष्टि दोष याद रखिएगा, प्रश्न है, ध्यान से समझ लेते हैं। प्रश्न कह रहा है कि दूरदृष्टि दोष को ठीक किया जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन है ना। तो ए में है जी अवतल लेंस से, बी में है उत्तल लेंस से, सी में है समतल दर्पण से और डी में है इनमें से कोई नहीं। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न है दूरदृष्टि को ठीक किया जाता है, इसको इंग्लिश बोला जाता है हाइपरमेट्रोपिया, है ना। एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न दे देता है, ऐसे डायरेक्टली दूरदृष्टि दोष न लिख करके डायरेक्ट लिख दे देता है कि हाइपरमेट्रोपिया को ठीक किया जाता है। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस बात को भी याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। इसका आंसर होगा उत्तल लेंस, बी नंबर ऑप्शन होगा। दूरदृष्टि दोष को जो है हम लोग उत्तल लेंस से क्या कर सकते हैं? दूर कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, है ना। तो इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन। तो बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की। तो 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है समझ लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि नेत्र द्वारा पास और दूर की वस्तुओं पर फोकस करने की क्षमता को कहते हैं। आपको बताना है कि नेत्र द्वारा पास और दूर की वस्तुओं को फोकस करने की क्षमता को क्या कहते हैं। ए में है समायोजन की क्षमता, समायोजन की शक्ति, बी में निकट दृष्टि दोष, सी में है दूरदृष्टि दोष और डी में है इनमें से कोई नहीं। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर देखिएगा, आपके एग्जाम में आ सकता है फिर। तो नेत्र द्वारा पास और दूर की वस्तुओं को पर फोकस करने की जो क्षमता होती है उसको हम लोग समायोजन की शक्ति कहते हैं। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। तो इसका 4 ऑप्शन दिया गया। ए में है 15 सेंटीमीटर, बी में है 20 सेंटीमीटर, सी में है 25 सेंटीमीटर और डी में है 30 सेंटीमीटर। याद रखिएगा, स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वह 25 सेंटीमीटर होती है। इसका मतलब है 16 का आंसर होगा सी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको VBI लगा लीजिएगा, ये फाइनल एग्जाम में भी आपके एग्जाम में आ सकता है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 17 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो 17 नंबर क्वेश्चन क्या है इसको समझ लेते हैं। प्रश्न है कि आकाश के नीले रंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सी घटना उत्तरदायी है। आपको बताना है कि आकाश के नीले रंग के लिए कौन सी घटना उत्तरदायी है। ए में है परावर्तन, बी में है प्रकिरणन, सी में है अपवर्तन और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो 17 का आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन, प्रकिरणन। ठीक है, तो याद रखना आपको, आकाश के नीले रंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सी घटना उत्तरदायी है, तो प्रकिरणन उत्तरदायी है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 18 नंबर क्वेश्चन क्या है इसको समझते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश का कौन सा रंग सबसे कम प्रकिरणित होता है। आप लोग एक सूत्र पढ़े होंगे, एक ट्रिक पढ़े होंगे साइंस में, लेसन 2 में, बैजानी ह पिनाला। आप लोग को लिख के बता देते हैं, बैजानी ह पिनाला, बैजानी ह पिनाला। ऐसा आपने ट्रिक पढ़ा होगा, आप अपने एग्जाम, आप अपने किताब में, अपने स्कूल में पढ़े होंगे ट्रिक, है ना। तो बैजानी ह पिलाना का मतलब बै से बैगनी हो गया, जा से जामनी हो गया, नी से नीला हो गया, ह से हरा हो गया, पी से पीला हो गया, ना से नारंगी और ला से लाल। ये ट्रिक है, इसको याद रखिएगा, है ना। प्रश्न करा कि प्रकाश का कौन सा रंग सबसे कम प्रकिरणित होता है। तो आप लोग पढ़े होंगे कि सबसे ज़्यादा तरंगदैर्ध्य किसका है, तो लाल रंग का है। तो इसका आंसर भी होगा लाल रंग, यानी इसका प्रकिरण, जिस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है उसका प्रकिरण सबसे कम होता है, और जिस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है उसका प्रकिरण सबसे ज़्यादा होता है। प्रश्न करें कि प्रकाश का कौन सा रंग सबसे कम प्रकिरणित होता है, तो सबसे लास्ट में क्या है, लाल रंग। इसका मतलब
ए नंबर ऑप्शन होगा, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होगा। और सबसे ज़्यादा किसका होगा? तो बैगनी रंग का होगा। समझ में आया? तो ये जो है सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन किस रंग का? बैगनी रंग का होगा। लेकिन प्रकाश का कौन सा रंग सबसे कम प्रकीर्णित होगा? तो लाल रंग। तो इसका आंसर क्या होगा? 18 का ए नंबर ऑप्शन होगा। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई। अगर आपको लगता है कि सही प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, है ना, ताकि आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप दूसरे को भी दिखाइए ताकि वो भी क्या करे, इससे सीख ले। और अगर आपको इस तरह का और भी वीडियो चाहिए और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वस्तुनिष्ठ प्रश्न का चाहिए, लॉन्ग क्वेश्चन चाहिए, इस हाफ ईयरली एग्जाम का जो है लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन का भी आंसर अगर आपको चाहिए व्याख्या सहित समझा करके, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर हमें और भी मोटिवेशन वाला वीडियो चाहिए, अच्छे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए जो आपके हमारे 2026 के एग्जाम में आ सके, सभी विषयों का एग्जाम के क्वेश्चन चाहिए, तो हम जरूर आपको उपलब्ध कराएंगे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अनेसो नंबर क्वेश्चन की ओर। तो अनेसो नंबर क्वेश्चन क्या है समझते हैं। अनेसो नंबर क्वेश्चन क्या है इसको ध्यान से समझेंगे। प्रश्न है तारों का टिमटिमाना किस कारण होता है? आपको बताना है कि तारे किस कारण टिमटिमाते हैं। ए में है वायु प्रदूषण, बी में है प्रकाश का प्रकीर्णन, सी में है वायुमंडलीय अपवर्तन और डी में इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि तारों का टिमटिमाना किस प्रकार होता है। तो यह वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो है तारे क्या होते हैं? टिमटिमाते हैं। तो इस बात को भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन क्यों। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है? 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लेंस की शक्ति व्यक्त किया जाता है। ए में है मीटर में, बी में है डायप्टर में, सी में है सेंटीमीटर में और डी में है वाट में। आपको बताना है कि लेंस की शक्ति किस में व्यक्त की जाती है। याद रखिएगा, इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन डायप्टर। तो लेंस की शक्ति को हम लोग डायप्टर से व्यक्त करते हैं। तो इस बात को भी याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए मतलब बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है समझते हैं इस बात को। 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। आपको बताना है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। ए में है वोल्ट, बी में है ओम, सी में है एम्पियर और डी में है वाट। चलिए आपको बताना है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। इसका आंसर होगा 21 का सी नंबर ऑप्शन, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। तब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 22वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है इसको समझते हैं, ध्यान से समझेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किस उपकरण से विद्युत धारा मापी जाती है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस उपकरण में विद्युत धारा मापी जाती है। ए में है वोल्ट मीटर, बी में है ए मीटर, सी में है गैल्वेनोमीटर और डी में इनमें से कोई नहीं। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है निम्नलिखित में से किस उपकरण से विद्युत धारा मापी जाती है। ए में है वोल्ट मीटर, बी में है एम मीटर, सी में है गैल्वेनोमीटर और डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन ए मीटर। ए मीटर से जो है क्या किया जाता है, विद्युत धारा मापी जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जरूर इसको ध्यान से देखेंगे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। आपको बताना है प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। ए में है एम्पियर, बी में है ओम, सी में है वोल्ट और डी में है कूलाम। तो 23 का आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन ओम। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर ओम होता है। ध्यान रखेंगे इस बात को, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम। और ओम का नियम जो है हमने जो है सत्यापित कर दिया है। आप लोग जो है मेरे चैनल का प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। फिजिक्स जो है क्लास 10th फिजिक्स लिखा होगा, आप जो है जा करके उसको देखिए। उसमें जो है प्लेलिस्ट में आपको जो है ओम का नियम सत्यापित हमने किया, उसको जरूर उस वीडियो को देखिएगा। उससे 5 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो आप जरूर उसको देखिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन को। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है इसको समझते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से किसका प्रतिरोध सबसे कम है। ए में है तांबा, बी में है लोहा, सी में है नाइक्रोम, डी में है रबड़। तो आपको बताना है कि किसका प्रतिरोध सबसे कम होता है। तो 24 का आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन तांबा। तांबा का प्रतिरोध जो है सबसे कम होता है। तो बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 25 नंबर क्वेश्चन क्या है इसको समझते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फ्यूज का जोड़ा हो जाता है। फ्यूज को जोड़ा जाता है। ए में समानांतर में, बी में श्रेणी में, सी में न्यूट्रल तार में और डी में इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि फ्यूज को जोड़ा जाता है। तो याद रखिएगा, फ्यूज को जब भी हम लोग जोड़ते हैं तो वह श्रेणी क्रम समायोजन में जोड़ते हैं। तो इसका आंसर होगा 25 का बी नंबर ऑप्शन श्रेणी क्रम। तो बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन को। 26 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि विद्युत शक्ति का सूत्र है। आपको बताना है विद्युत शक्ति का सूत्र क्या है। ए में है V/I, बी में है VI, सी में है I² और डी में है B और C दोनों। तो इसका आंसर होगा 26 का आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन B और C दोनों। मतलब विद्युत शक्ति मतलब P बराबर, याद रखिएगा,
विद्युत शक्ति मतलब विद्युत शक्ति को संकेत मतलब P से सूचित करते हैं और P बराबर क्या होता है, तो V गुने I होता है। V मतलब वोल्टेज और I मतलब धारा। तो विद्युत शक्ति का सूत्र जो होता है P बराबर V गुने I होता है। और एक और सूत्र होता है P बराबर जो है I² बट्टा R भी होता है। ठीक है, याद रखना विद्युत शक्ति का सूत्र जो है P बराबर I² R भी होता है। I² गुने R मतलब I² R होता है और P बराबर V गुने I होता है। यानी P विद्युत शक्ति, V मतलब वोल्टेज और I मतलब धारा। यानी P बराबर विद्युत शक्ति बराबर वोल्टेज गुने धारा होता है। फिर P बराबर मतलब विद्युत शक्ति बराबर I² मतलब धारा का स्क्वायर गुने R मतलब प्रतिरोध। R को क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। तब P बराबर I² गुने R भी होता है। तो प्रश्न कह रहा है कि विद्युत शक्ति का सूत्र है, यानी P बराबर V गुना I भी है, यह भी है, और P बराबर I² R भी है। इसका मतलब क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, डी नंबर ऑप्शन, मैंने B और C दोनों। तो आशा करते हैं कि आपको यह बातें समझ में आ गई। अगर आपको लगता है कि सब प्रश्न इंपोर्टेंट है, जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 27 नंबर क्वेश्चन क्या है आप समझेंगे यहाँ पे। तो 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से समझेंगे। कर रहा है कि विद्युत शक्ति की SI इकाई है, ध्यान से समझेंगे इस बात को। क्वेश्चन कर रहा है कि विद्युत शक्ति की SI इकाई है। A में है वाट, B में है जूल, C में है ओम और D में है एम्पियर। ध्यान रखेंगे इसका आंसर क्या होगा, विद्युत शक्ति कैसे मात्रा क्या होता है, वाट होता है। तो इसका आंसर होगा A नंबर ऑप्शन। तो बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 28 नंबर क्वेश्चन क्या करा है इसको समझते हैं। करा 28 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से समझेंगे। करा है विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक इकाई है। बताना है आपको विद्युत ऊर्जा की व्यापारिक इकाई क्या है। A में है वाट है, B में है किलोवाट घंटा है, C में है जूल है और D में है वोल्ट है। तो आपको बताना है कि विद्युत ऊर्जा की व्यापारिक इकाई क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि विद्युत ऊर्जा की व्यापारिक इकाई क्या है। A में हमने बताया वाट, B में है किलोवाट घंटा, C में है जूल और D में है वोल्ट। तो 28 का आंसर होगा B नंबर ऑप्शन, किलोवाट घंटा। तो बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 29 नंबर क्वेश्चन क्या करें इसको समझ लेते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर है, प्रश्न है 1 किलोवाट घंटा बराबर है। A में है 1000 जूल, B में है 3600 जूल, C में है 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल और D में है 1 जूल। आपको बताना है कि 1 किलोवाट घंटा कितना के बराबर होता है। तो याद रखिए ना कि 1 किलोवाट घंटा जो है 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। तो इसका आंसर होगा C नंबर ऑप्शन, 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। तो बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर, 30 नंबर क्वेश्चन की ओर। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से समझेंगे। कह रहा है कि समानांतर समायोजन में कुल प्रतिरोध का सही सूत्र है। आपको पता नहीं कि समानांतर समायोजन में कुल प्रतिरोध का सही सूत्र क्या है। A में है R बराबर R1 प्लस R2, B में है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, C में है R बराबर R1 गुने R2 और D में है R बराबर R1 माइनस R2। प्रश्न है कि समानांतर समायोजन के कुल प्रतिरोध का सही सूत्र क्या होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा B नंबर क्वेश्चन, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। यह जो है समानांतर क्रम संयोजन है। याद रखिएगा समानांतर समायोजन में क्या होता है, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यह जो है समानांतर क्रम समायोजन है ना। तो इस बात को याद रखिएगा। और श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है, तो R बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये जो है श्रेणी क्रम संयोजन है। और ये ऊपर वाला जो सूत्र है यह क्या है, समानांतर क्रम संयोजन है। तो आशा करते हैं कि आपकी ये बातें समझ में आ गई। अब क्वेश्चन करें कि समानांतर समायोजन में कुल प्रतिरोध का सही सूत्र क्या है। तो B नंबर ऑप्शन होगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ पाएंगे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 31 नंबर क्वेश्चन क्या है इसको समझ लेते हैं। तो 31 नंबर क्वेश्चन का है, निम्नलिखित में से कौन एक रासायनिक परिवर्तन है। क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं। प्रश्न है निम्न में से कौन एक रासायनिक परिवर्तन है। A में है बर्फ का पिघलना, B में है कागज का जलना, C में है कांच का टूटना और D में इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा रासायनिक परिवर्तन कह रहा है, मतलब वस्तु जो है अपना रूप बदल लेना चाहिए। रासायनिक परिवर्तन में होता है कि वस्तु जो है अपनी वास्तविक जो गुण है उसको खो देती है और एक नया गुण ले लेती है, मतलब उसमें बदलाव आ जाता है ना। तो 31 का आंसर क्या होगा, तो 31 का आंसर होगा B नंबर ऑप्शन, कागज का जलना। कागज का जलना क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि पहले कागज था उसको जब जला दीजिएगा तो वो राख में परिवर्तित हो जाएगा, मतलब वो नया वस्तु बन जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आई। तो इसका 31 का आंसर होगा B नंबर ऑप्शन। बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन को। तो 32 नंबर क्वेश्चन करा है कि लोहे का जंग लगना। ध्यान से समझेंगे प्रश्न, ध्यान से समझ लेते हैं इसको। प्रश्न है कि लोहे का जंग लगना किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। A में है विस्थापन, B में संयोजन, C में ऑक्सीकरण और D में उदासीनीकरण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ध्यान से समझेंगे इसको। प्रश्न है कि लोहे का जंग लगना किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। तो 32 का आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन, मतलब ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण जो है लोहे का जंग लगना है, एक रासायनिक अभिक्रिया। ये क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में कई बार पूछा है, तो जरूर इसको ध्यान रखिएगा। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आए। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है कि वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है कहलाती है। आपको बताना है कि वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी। बी में है ऊष्माक्षेपी, सी में है उदासीन और डी में है तापीय। तो 33 का जो आंसर होगा वह बी नंबर ऑप्शन होगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। ध्यान रखिए ये सब क्वेश्चन जो है हमने पढ़ा दिया है। आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर केमिस्ट्री जो है प्लेलिस्ट बना होगा केमिस्ट्री का, उसमें जाकर देखिए। इसमें आपको समझाया गया कि ऊष्माशोषी क्या है, ऊष्माक्षेपी क्या है। चलिए आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ रही है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 34 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझते हैं यहाँ पे। तो 34 नंबर क्वेश्चन क्या है समझेंगे। करें चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र है। आपको बताना है कि चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या है। ए में है CaCl2, बी में है CaO, सी में CaCO3 और डी में CaOH का होल ट्वाइस। तो चूना पत्थर का जो है रासायनिक सूत्र होता है वो होता है 34 का जो आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन होगा। हाँ सी नंबर होगा, कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3। तो चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। याद रखिएगा, इसे कहा जाता है बुझा हुआ चूना। इसको हम लोग बुझा हुआ चूना के नाम से भी जानते हैं। तो एग्जाम में प्रश्न पूछते गया कि बुझा हुआ चूना का सूत्र बताइए, तो उसका भी बताना है CaCO3। चूना पत्थर का सूत्र बताइए तो उसका भी आंसर होगा CaCO3। प्रश्न पूछ देगा कि संगमरमर का सूत्र बताइए तो उसका भी सूत्र होगा CaCO3। तो आशा करते हैं कि ये बातें समझ में आ गई है ना। और CaOH का मतलब होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, COA का मतलब होता है कैल्शियम ऑक्साइड और CaCl2 का मतलब होता है कैल्शियम क्लोराइड। तो आशा करते हैं कि बातें समझ में आ गई। 34 का आंसर क्या होगा, सी नंबर ऑप्शन। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे 35 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 35 नंबर क्वेश्चन क्या करें इसको समझ लेते हैं। तो 35 नंबर क्वेश्चन करें कि कॉपर सल्फेट का विलयन का रंग क्या होता है। ए में है हरा, बी में है नीला, सी में है पीला और डी में है लाल। प्रश्न ध्यान से समझेंगे। प्रश्न है करें कि कॉपर सल्फेट विलयन का रंग क्या होता है। ए में है हरा, बी में है नीला, सी में है पीला और डी में है लाल। तो आपको बताना है कि कॉपर सल्फेट का विलयन का रंग क्या होता है। तो 35 का आंसर होगा बी, इसका आंसर होगा नीला रंग होता है। तो बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 36 नंबर क्वेश्चन क्या करें इसको समझ लेते हैं ध्यान से आप। तो 36 नंबर क्वेश्चन करें समझेंगे यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन को। जब कैल्शियम ऑक्साइड पानी से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है। ए में है कैल्शियम कार्बोनेट, बी में है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सी में है कैल्शियम सल्फेट और डी में है कैल्शियम क्लोराइड। प्रश्न ध्यान से समझेंगे। प्रश्न है कि जब कैल्शियम ऑक्साइड पानी से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है। ए में है कैल्शियम कार्बोनेट, बी में है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सी में है कैल्शियम सल्फेट और डी में है कैल्शियम क्लोराइड। समझ में आया। तो इसका आंसर क्या होगा, 36 का आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये बातें समझ में आई कैसे हुआ। ध्यान रखिए इसका रासायनिक समीकरण जब लिखिएगा तो समझ लाइए। कह रहा है कि कैल्शियम ऑक्साइड मतलब CaO है ना, पानी से अभिक्रिया करता है मतलब H2O से अभिक्रिया करेगा तो ये क्या बनाएगा, मतलब CaO प्लस H2O पानी से अभिक्रिया करेगा। मतलब CaO का मतलब कैल्शियम ऑक्साइड होता है और H2O का मतलब जल होता है, मतलब पानी होता है। यह अभिक्रिया करता है तो क्या बनाएगा, तो CaOH का होल ट्वाइस बनाएगा, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, बी नंबर ऑप्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर, अर्थात 37 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 37 नंबर क्वेश्चन क्या कराया कि निम्नलिखित में से कौन रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है ना। तो इसका आंसर होगा 37 का आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन H2 + Cl2 इज गोइंग टू 2HCl। तो इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 38 नंबर क्वेश्चन क्या कराए, तो 38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बना देता है। प्रश्न है कि कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बना देता है। तो आप जो है इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन CO2। आप लोग पढ़े होंगे कि जब चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित किया जाता है तो चूने के पानी का रंग दूधिया हो जाता है ना। तो ये प्रश्न है जो है कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बना देता है। तो इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन CO2। मतलब चूने के पानी में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित किया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है जिससे चूने का पानी का रंग क्या हो जाता है, दूधिया हो जाता है। तो यहाँ पे सीधे सीधे प्रश्न में ही आंसर दिख रहा है कि कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया बना देता है, तो CO2 होगा। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन की 39 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 39 नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है कि तांबा जब नम हवा से संपर्क में आता है तो क्या होता है। प्रश्न आपको बताना है कि तांबा जो है जब नम हवा से के संपर्क में आता है तो क्या होता है। ए में है चमकदार हो जाता है, बी में है लाल हो जाता है, सी में हरा
आवरण का निर्माण होता है और डी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो याद रखिएगा 39 का आंसर होगा सी नंबर, हरा आवरण का निर्माण करता है। ये जो है सी नंबर आंसर होगा। तो बढ़ते हैं 40वां नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 40वां नंबर क्वेश्चन क्या है इसको समझते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, ध्यान से समझेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन करा है कि नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। आपको ये बातें बतानी है कि नाइट्रिक अम्ल का जो है रासायनिक सूत्र क्या है। ए में है H2SO4, बी में है HCl, सी में HNO3 और सी में CH3COOH। तो ये नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है, सी नंबर ऑप्शन होगा HNO3। समझ में आ गया। 40 का आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन HNO3। नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है, HNO3 नाइट्रिक अम्ल। H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, CH3COOH कार्बोनिक अम्ल। तो आशा करते हैं कि आपकी ये बातें समझ आ गई। चलिए बढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन की ओर। 41 नंबर क्वेश्चन क्या होता है इसको समझते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन क्षार है। आपको बताना है कि क्षार कौन है ना। तो ए में है CH3COOH, ये बी में है HNO3, सी में है HCl और डी में है NaOH। तो सीधे सीधे इसका आंसर दिख रहा है डी नंबर ऑप्शन, NaOH जो है क्या है, क्षार है। बाकी सभी अम्ल है, CH3COOH कार्बोनिक अम्ल है, HNO3 नाइट्रिक अम्ल है, HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो करें कौन क्षार है, तो NaOH है, नाइट्रोजन हाइड्रो, ये जो है NaOH जो है क्या है, ये जो है क्षार है। तो आशा करते हैं कि ये बातें समझ में आ गई। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 42 नंबर क्वेश्चन की ओर। 42 नंबर क्वेश्चन क्या करें, ध्यान से समझेंगे आप लोग। 42 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ए में है टार्ट्रिक अम्ल, बी में है साइट्रिक अम्ल, सी में है एसिटिक अम्ल, डी में है ऑक्सैलिक अम्ल। आपको नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो याद रखिएगा 42 का ऑप्शन होगा बी नंबर ऑप्शन, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है नींबू में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जरूर इसको देखिएगा। शायद इसका हमने वीडियो जो है बना दिया है, आप जरूर उसको देख लीजिएगा, अपने चैनल के प्ले लिस्ट में होगा कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, बी नंबर ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर, 43 नंबर क्वेश्चन की ओर। 43 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है समझेंगे ध्यान से। क्या निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक सूचक है, आपको बताना है। ए में है मिथाइल ऑरेंज, बी में है लिटमस है, डी में है फिनोल्फ्थेन, इनमें से डी में है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि कौन जो है प्राकृतिक सूचक है। तो इसमें आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन, लिटमस पेपर जो है वो क्या होगा, प्राकृतिक सूचक है। तो बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर, यानी 44 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 44 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अम्ल में लिटमस का रंग, आपको बताना है 44 नंबर क्वेश्चन का जवाब बताना है। प्रश्न कर रहा है कि अम्ल में लिटमस का रंग कौन सा होता है। ए में है नीला, बी में है हरा, सी में है लाल और डी में है पीला। आपको बताना है कि लिटमस का रंग जो है कैसा होता है, अम्ल में लिटमस का रंग कैसा होता है। तो याद रखना है आपको कि अम्ल में जो है लिटमस का रंग कैसा होता है, तो लाल होता है। अम्ल जो है लिटमस पेपर में जैसे डालिएगा तो उसका रंग क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। तो और क्षार को क्या डालेंगे तो नीला हो जाता है। तो ध्यान रखना है कि अम्ल में लिटमस का रंग कौन सा होता है, तो लाल होता है। तो सी नंबर ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं 45 नंबर क्वेश्चन की ओर। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है समझते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि एंटासिड में कौन सा क्षार उपयोग होता है। आपको बताना है कि एंटासिड में कौन सा क्षार उपयोग होता है। ए में HCl, बी में है NaOH, सी में MgOH का होल ट्वाइस और सी में CaCO3। एंटासिड में कौन सा क्षार का उपयोग होता है, तो आपको बताना है। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस। बढ़ते हैं 46 नंबर क्वेश्चन की ओर। 46 नंबर क्वेश्चन क्या है समझते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि एक उदासीन विलयन का pH मान होता है। ए में है 0, बी में है 1, सी में है 7 और डी में है 14। याद रखना उदासीन विलयन का pH मान क्या होता है, 7 होता है। ठीक है, अगर 7 से ज़्यादा होगा तो वह क्षार होगा और 7 से कम होगा तो अम्ल होगा। तो इस बात को भी याद रखिएगा। तो 46 का आंसर क्या होगा, सी नंबर ऑप्शन, उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है। अगर 7 से किसी भी विलयन का pH मान अगर 7 से कम होगा, है ना, 7 से क्या होगा, 7 से कम, 7 से कम क्यों होगा तो वो क्या होगा, अम्ल होगा। और 7 से अधिक होगा, 7 से अधिक होगा तो क्या होगा, क्षार होगा। और 7 के बराबर है तो वो क्या होगा, pH मान वो उदासीन विलयन होगा। यह बात समझ में आ गई। 7 से कम होगा तो अम्ल होगा, 7 से अधिक होगा तो क्षार होगा, और 7 के बराबर होगा तो वह क्या होगा, उदासीन विलयन होगा। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 47 नंबर क्वेश्चन की ओर। 47 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है समझते हैं फिर से। 47 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। ए में है सोडियम कार्बोनेट, बी में है सोडियम क्लोराइड, सी में है सोडियम बाइकार्बोनेट और डी में है कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसका आंसर होगा बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, ये आपको बताना है। फिर से
क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? ए में है सोडियम कार्बोनेट, बी में है सोडियम क्लोराइड, सी में है सोडियम बाइकार्बोनेट और डी में है कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसका आंसर होगा 47 का सी नंबर ऑप्शन, सोडियम बाइकार्बोनेट जो है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। इसको हम लोग NaHCO3 बोलते हैं, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर, अर्थात 48 नंबर क्वेश्चन की ओर। 48 नंबर क्वेश्चन कहाँ गया, देखिए यहाँ 48 नंबर क्वेश्चन क्या है समझते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं निम्न में से किसका उपयोग मिश्र धातु बनाने में होता है? ए में है तांबा, बी में है जिंक, सी में है सोना और डी में है ऑक्सीजन। आपको निम्न में से किसका उपयोग मिश्र धातु बनाने में नहीं होता है? नहीं होता है क्वेश्चन कर रहे हैं। ए में है तांबा, बी में है जिंक, सी में है सोना और डी में है ऑक्सीजन। तो किसका उपयोग नहीं होता है मिश्र धातु में भाई? तो मिश्र ऑक्सीजन का उपयोग नहीं होता है, क्योंकि तांबा का होता है, सोना का भी होता है और जिंक का भी होता है, लेकिन ऑक्सीजन का नहीं होता है क्योंकि यह धातु है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर, 49 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन करा है कि घंटियां बनाने में कौन सी धातु का उपयोग होता है? ए में है लोहा, बी में है कांसा, सी में है शीशा और डी में है जिंक। तो याद रखना 49 का आंसर जो होगा वह बी नंबर ऑप्शन होगा। घंटी बनाने में किसका उपयोग होता है? कांसा धातु का उपयोग होता है, कांसा होगा, कांसा, वो भी कांसा का इस्तेमाल होता है मिश्र धातु। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 50 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 50 नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि जब धातुएं अम्ल से अभिक्रिया करती हैं तब कौन सा गैस निकलता है? ए में है CO2, बी में है O2, सी में है H2 और डी में है N2, है ना। सबका मतलब समझ में आ रहा है। जब धातु अम्ल से अभिक्रिया करता है तो ए में है CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, O2 मतलब ऑक्सीजन, H2 मतलब हाइड्रोजन और N2 मतलब नाइट्रोजन। तो जब धातुएं अम्ल से अभिक्रिया करती है तो कौन सा गैस निकलता है? तो इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन, H2 मतलब हाइड्रोजन गैस निकलता है। अगला नंबर क्वेश्चन है 51 नंबर क्वेश्चन क्या समझते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन का निम्न में से कौन सी धातु जल से अभिक्रिया नहीं करती है? ए में है सोडियम, बी में पोटेशियम, सी में सोना, डी में है कैल्शियम। आपको पता नहीं कौन सी धातु जल से अभिक्रिया नहीं करती है, तो याद रखना है 51 का आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन, सोना जो है जल से अभिक्रिया नहीं करती है। तो सी नंबर ऑप्शन होगा आपका आंसर, सोना। बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर, मतलब 52 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 52 नंबर क्वेश्चन क्या है इसको समझते हैं, ध्यान से समझेंगे। 52 नंबर क्वेश्चन, 52 नंबर क्वेश्चन कर रहा है अधातुएं होती हैं। ए में है आघातवर्धनीय, बी में है ध्वनिक, सी में तन्य और डी में भंगुर। तो 52 का आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन, भंगुर होती है धातुएं, है ना। बाकी जितना एग्जाम्पल दिया वो सभी धातुएं के एग्जाम्पल हैं। मतलब धातुएं क्या हैं? आघातवर्धनीय होती है, ध्वनिक होती है, तन्य होती है ना। जबकि अधातुएं जो हैं चोट मारने पर भंगुर हो जाती है। तो प्रश्न है कि अधातुएं होती हैं क्या? भंगुर होती हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 53 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 53 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, ध्यान से समझेंगे। 53 नंबर क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित में से कौन धातु सामान्य ताप पर तरल अवस्था में होती है? ए में है जिंक, बी में है पारा, सी में है तांबा और डी में है लोहा। प्रश्न निम्न में से कौन सी धातु सामान्य ताप पर तरल अवस्था में होती है? तो भाई पारा होती है, इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन, पारा। तो बढ़ते हैं 54 नंबर क्वेश्चन की ओर। 54 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि लोहे को गैल्वेनाइजेशन करने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? ए में है तांबा, बी में है जिंक, सी में है शीशा और डी में है चांदी। तो लोहे के गैल्वेनाइजेशन करने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो 54 का जो आंसर होगा वह होगा बी नंबर ऑप्शन, जिंक का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब बी नंबर आंसर होगा। बढ़ते हैं 55 नंबर क्वेश्चन की ओर। 55 क्या है? तो 55 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सबसे मुलायम धातु कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए में है सोडियम, बी में है लोहा, सी में है एल्युमिनियम और डी में है सोना। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सबसे मुलायम धातु कौन है? ए में सोडियम, बी में लोहा, सी में एल्युमिनियम और डी में सोना। तो सबसे मुलायम धातु जो है सोडियम है। आपको पता होना चाहिए, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि किस धातु को चाकू से काटा जाता है, तो वह होगा सोडियम। सोडियम को ही चाकू से काट दिया जाता है। तो 55 का आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन, ए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं 56 नंबर क्वेश्चन की ओर। 56 नंबर क्वेश्चन क्या समझते हैं खरा से कि निम्नलिखित में से कौन एक जीवन प्रक्रिया है? ए में वृद्धि, बी में प्रजनन, सी में श्वसन और डी में इनमें से सभी। भाई सभी है, जीवन प्रक्रिया में वृद्धि भी होता है, प्रजनन भी होता है, श्वसन भी होता है, इनमें से सभी होता है। तो बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर, मतलब 57 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 57 नंबर क्वेश्चन है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का भंजन कहलाता है। एक में वायवीय श्वसन, बी में है प्रकाश संश्लेषण, डी में है अवायवीय श्वसन और डी में है वाष्पोत्सर्जन। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का भंजन क्या कहलाता है? 57 का जो आंसर होगा वह होगा सी नंबर ऑप्शन, अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन, सी नंबर ऑप्शन। तो बढ़ते हैं 58 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 58 नंबर क्वेश्चन क्या है
58 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका के किस भाग में श्वसन होता है? ए में है केंद्रक में, बी में है राइबोसोम में, सी में माइटोकॉन्ड्रिया और डी में है साइटोप्लाज्मा। प्रश्न है कोशिका के किस भाग में श्वसन होता है? आपको बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोशिका के किस भाग में श्वसन होता है? तो इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो बढ़ते हैं 59 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 59 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, ध्यान से समझेंगे। 59 नंबर क्वेश्चन करा है, कार्बोहाइड्रेट के पाचन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? ए में है अमीनो अम्ल, बी में है वासी अम्ल, सी में ग्लूकोज और डी में है ग्लिसरॉल। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है, तो जरूर आप इसको ध्यान से देखेंगे। प्रश्न है कि कार्बोहाइड्रेट के पाचन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो ग्लूकोज होता है, इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन। तो बढ़ते हैं 60 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 60 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, ध्यान से समझेंगे। तो 60 नंबर क्वेश्चन करेगा कि कौन सा अंग पित्त रस का श्रवण करता है? आपको बताना है कि कौन सा अंग जो है पित्त रस का श्रवण करता है। ए में है अग्नाशय, बी में है यकृत, सी में अमाशय और डी में छोटी आंत। तो पित्त का श्रवण कौन करता है? ध्यान से समझेंगे इसको। तो इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन, 60 का बी नंबर होगा, यकृत जो है पित्त रस का जो है श्रवण करता है। तो 61 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसको समझते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसको ध्यान से समझेंगे। 61 नंबर क्वेश्चन करें कि पाचन नली का कौन सा भाग जल को अवशोषित करता है? ए में है अमाशय, बी में है छोटी आंत, सी में है बड़ी आंत और डी में है मलाशय। आपको बताएंगे कि पाचन नली का कौन सा भाग जल को अवशोषित करता है? ए में अमाशय, बी में छोटी आंत, सी में बड़ी आंत और डी में है मलाशय। तो 61 का आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन, बड़ी आंत। बड़ी आंत जो है जल को अवशोषित करता है। पाचन नली का भाग का जो है जल को अवशोषित करने का काम कौन करता है? बड़ी आंत करता है। तो आशा करती है कि आपको ये सब बातें समझ में आ गई है। तो बढ़ते हैं आगे 62 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 62 नंबर क्वेश्चन क्या करें, ध्यान से समझेंगे। कराए वृक्क की मूल इकाई होती है। ए में है एल्वियोलस, बी में नेफ्रॉन, सी में न्यूरॉन और डी में है ग्लोमेरुलस। प्रश्न ध्यान से समझेंगे। प्रश्न है कि वृक्क की मूल इकाई क्या होती है? तो वृक्क की मूल इकाई जो है नेफ्रॉन होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर इसको पढ़िएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 63 नंबर क्वेश्चन की ओर। 63 नंबर क्वेश्चन क्या करें, ध्यान से समझेंगे। 63 नंबर क्वेश्चन करेगा कि तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ए में है एक्सॉन, बी में है डेंड्राइट, सी में है नेफ्रॉन और डी में है न्यूरॉन। प्रश्न ध्यान से समझेंगे। प्रश्न कह रहा है कि तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? तो डी नंबर उसका न्यूरॉन होगा। ठीक है, तो आशा करती है कि आपको ये बातें समझ में आ गई। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की ओर, मतलब 64 नंबर क्वेश्चन की ओर। 64 नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है कि मस्तिष्क का वह भाग जो संतुलन और स्थिति के लिए उत्तरदायी है। ए में है सेरिब्रम, बी में मेडुला, सी में सेरिबेलम और डी में है पास। मस्तिष्क का वह भाग जो संतुलन और स्थिति के लिए उत्तरदायी है। तो 64 का आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन, सेरिबेलम जो है यह मस्तिष्क को संतुलन बनाए रखने का काम करता है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 65 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 65 नंबर क्वेश्चन क्या कराए, ध्यान से समझेंगे। 65 नंबर क्वेश्चन कराए रिफ्लेक्स क्रिया को नियंत्रित करता है। ए में मस्तिष्क, बी में मेरुरज्जु, सी में सेरिब्रम और डी में सेरिबेलम। रिफ्लेक्स क्रिया मतलब प्रतिवर्ती क्रिया है ना। रिफ्लेक्स 65 नंबर को समझते हैं। रिफ्लेक्स का मतलब होता है प्रतिवर्ती क्रिया को नियंत्रित करता है। कौन? ए में है मस्तिष्क, बी में मेरुरज्जु, सी में सेरिब्रम और डी में सेरिबेलम। तो याद रखिएगा 65 का जो आंसर होगा वह बी नंबर ऑप्शन होगा, मेरुरज्जु मतलब रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी जो है मेरुरज्जु जो है रिफ्लेक्स क्रिया को नियंत्रित करने का काम करता है। तो बढ़ते हैं 66 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 66 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो 66 नंबर क्वेश्चन क्या है कि किस हार्मोन को लड़ो या भागो हार्मोन कहा जाता है? ए में है इंसुलिन, बी में है थायरॉक्सिन, सी में है एड्रेनालिन और डी में है एस्ट्रोजन। प्रश्न है कि किस हार्मोन को लड़ो या भागो हार्मोन कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यह कई बार कंपटीशन के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखिएगा 66 का जो है सी नंबर ऑप्शन होगा, एड्रेनालिन। एड्रेनालिन हार्मोन को जो है लड़ो या भागो का हार्मोन कहा जाता है। तो बढ़ते हैं 67 नंबर क्वेश्चन की ओर। 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस अंतःस्रावी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? ए में है थायराइड, बी में है पिट्यूटरी, सी में है एड्रेनल और डी में है अग्नाशय। आपको बताना है कि किस अंतःस्रावी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो 67 का आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन, 67 का बी नंबर ऑप्शन होगा, पिट्यूटरी ग्रंथि को जो है अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। तो बढ़ते हैं 68 नंबर क्वेश्चन की ओर। 68 नंबर क्वेश्चन जो है कह रहा है कि सूर्यमुखी का सूर्य की ओर झुकना कहलाता है। ए में प्रकाशानुवर्तन, बी में गुरुत्वानुवर्तन, सी में रसायनानुवर्तन और डी में जलानुवर्तन। सूर्यमुखी का सूर्य की ओर झुकना क्या कहलाता है? तो 68 का आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन, प्रकाशानुवर्तन है ना। तो इस बात को याद रखिएगा, प्रकाशानुवर्तन जो है सूर्यमुखी के सूर्य की ओर झुकना कहलाता है। इसको हम लोग
ए फोटोट्रोपिज्म भी कहते हैं। 68 का ए मतलब फोटोट्रोपिज्म के नाम से भी इसको जानते हैं, तो इस बात को भी याद रखिएगा, है ना। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की ओर, अर्थात 69 नंबर क्वेश्चन की ओर। 69 नंबर क्वेश्चन क्या करें समझते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन करें कि निम्नलिखित में से कौन जनन की अलैंगिक विधि है। ए में है मुकुलन, बी में निषेचन, सी में प्रांगण और डी में संभोग। आपको पता है अलैंगिक विधि कौन है, तो भाई सीधी सीधी दिख रहा है, मुकुलन जो है अलैंगिक जनन, बाकी सभी जो है लैंगिक जनन है। तो बढ़ते हैं 70 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 70 नंबर क्वेश्चन क्या करें इसको समझ लेते हैं। तो 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा हाइड्रा का जनन होता है। ए में विखंडन, बी में मुकुलन, सी में बीजाणु बनाना और डी में इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा 70 का जो आंसर होगा वह बी नंबर ऑप्शन होगा, मुकुलन द्वारा होता है ना। हाइड्रा का जनन जो है मुकुलन विधि द्वारा होता है और एग्जाम में कई बार पूछा गया है, जरूर आप इसको भी नोट कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। 71 नंबर क्वेश्चन है ब्रायोफाइलम के वनस्पति जनन के में पौधों का कौन सा भाग प्रयोग होता है ना। ए में है जड़ का, बी में है तना का, सी में फूल और डी में पत्ता। प्रश्न है ब्रायोफाइलम के वनस्पति जनन में पौधों का कौन सा भाग प्रयोग होता है। तो 71 का जो आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन होगा, पत्ता का होता है इस्तेमाल। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 72 नंबर क्वेश्चन की। 72 नंबर क्वेश्चन क्या करा है समझते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा फूल का नर प्रजनन अंग है। ए में है पिस्टल, बी में है अंडाशय, सी में पुंकेसर और डी में स्टाइल। कौन सा फूल का नर प्रजनन अंग है। तो भाई ये तो सीधे सीधे दिख रहा है, सबको पता होना चाहिए, पुंकेसर जो है ना फूल का जो है नर प्रजनन अंग है। बढ़ते हैं 73 नंबर क्वेश्चन की ओर। 73 नंबर क्वेश्चन क्या है इसको समझ लेते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मानव पुरुषों में वृषण का कार्य क्या है। ए में है मूत्र उत्सर्जन करना, बी में है अंडाणु बनाना, सी में है शुक्राणु बनाना और डी में है पाचन। प्रश्न है कि मानव पुरुषों में वृषण का कार्य क्या है। तो 73 का जो आंसर होगा वह होगा सी नंबर ऑप्शन, शुक्राणु बनाना होता है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 74 नंबर क्वेश्चन की ओर। 74 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि मानव मादा में निषेचन कहाँ होता है। ए में है अंडाशय में, बी में है गर्भाशय में, सी में है अंडवाहिनी नली में और डी में योनि पथ में। याद रखना मानव मादा में निषेचन कहाँ होता है बाबू, तो अंडवाहिनी नली में होता है। 74 का जो है सी नंबर ऑप्शन होगा, अंडवाहिनी नली। अगला नंबर क्वेश्चन है मतलब 75 नंबर क्वेश्चन क्या है इसको समझ लेते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है कितनी, 46 होती है, 46 गुणसूत्र होते हैं। बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर, है ना। अगला नंबर क्वेश्चन 76 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मानव में बच्चों का लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी है। कौन है भाई, पिता उत्तरदायी है, मतलब 76 का बी नंबर ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं 77 नंबर क्वेश्चन की ओर। 77 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि गुणसूत्र किससे बने होते हैं। याद रखिएगा गुणसूत्र प्रश्न कर रहा है कि किससे बने होते हैं। तो गुणसूत्र जो है डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। वीवीआई क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, वीवीआई लगा लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। गुणसूत्र किससे बने होते हैं, तो डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 78 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव में अवशेषी अंग है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा भाग मानव का अवशेषी अंग है, मतलब कोई काम का नहीं है। ए में है हृदय, बी में है गुर्दा, सी में अपेंडिक्स और डी में फेफड़ा। भाई तो 78 का जो आंसर होगा वह जो है सी नंबर ऑप्शन होगा, अपेंडिक्स। इसका जो है हमारे शरीर में कोई काम नहीं है। पहले जब मानव का विकास हुआ था उस समय इसका कोई काम होगा पाचन क्रिया में, लेकिन अभी जो है अपेंडिक्स का हमारे शरीर में कोई काम नहीं है, इसीलिए इसको अवशेषी अंग के रूप में जाना जाता है। ध्यान रखना, अवशेषी को जो है हिंदी में हम लोग बोलते हैं परिशिष्ट। क्या बोलते हैं, परिशिष्ट। तो इसको परिशिष्ट अंग भी बोलते हैं, तो इस बात को भी याद रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई। बढ़ते हैं 79 नंबर क्वेश्चन की। 79 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था। तो याद रखिएगा प्राकृतिक जो चयन था, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत जो है चार्ल्स डार्विन ने किया था। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन। बढ़ते हैं आज के सबसे अंतिम नंबर क्वेश्चन की ओर। आज का सबसे अंतिम नंबर क्वेश्चन है कि मानव का विकास हुआ था, मतलब मानव का विकास कहाँ हुआ था। ए में है अमेरिका में, बी में एशिया में है, सी में अफ्रीका में और डी में ऑस्ट्रेलिया में। तो याद रखिएगा मानव का जो विकास हुआ था वह सी नंबर ऑप्शन है, मतलब अफ्रीका में हुआ था। तो मानव का सबसे पहला विकास जो है अफ्रीका में हुआ था, क्योंकि वहीं पे जो है कुछ अवशेष दिखाई देते हैं, मिलते हैं, इसलिए जो है लोग मानता है, वैज्ञानिक मानते हैं कि मानव का विकास अफ्रीका में हुआ था। तो आशा करते हैं कि आपको जो है यह 80 प्रश्नों का जो सीरीज है वह समझ में आया होगा। अगर आपको लगता है कि सही प्रश्न इंपॉर्टेंट है और इस तरह के वीडियो अगर आपको चाहिए तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। इसी के साथ जितने भी दोस्त और मित्र हैं जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, साथ ही साथ बिहार बोर्ड के एग्जाम की तैयारी करते हैं या किसी भी बोर्ड की एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।